क्या क्या पढ़ लिया है पिछले 2 दिन में? सेशन 1 वी स्टार्टेड विद बेसिक्स, जिसमें हम लोगों ने बस पाइथन क्या है और वेरिएबल्स क्या है, इंटरेक्टिव सेशन पे कैसे जाना है, वेरिएबल्स डिफाइन वगैरह करना है, वो क्या है, किस किस तरह के वेरिएबल्स थे हमारे पास में, है ना। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, 3 तरह के वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे थे। देन फ्यू स्मॉल थिंग्स वी डन दैट डे, जिसमें फिर हम लोग एक कंस्ट्रेंट के साथ में बाहर आ गए थे कि if we want to execute multiple lines in interactive mode, then we won't be able to do it. Then we went to some editor. To begin with, it was Notepad. उसमें कुछ लाइंस लिखी, फिर ये सीखा कि उसको .py एक्सटेंशन सेव करो तो स्क्रिप्ट बन जाएगी। स्क्रिप्ट बना के उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर हम इंटरेक्टिव मोड में वापस आ गए, वहां से उसका एग्जीक्यूशन किया था। ये हमारा सेशन 1 था, डे 1 पे। सेशन 2 में क्या क्या डिस्कस हुआ था कल? हाँ, इनपुट फंक्शन देखा था। इनपुट फंक्शन के जरिए हमने ये सीखा था कि हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द एंड यूजर व्हेन यू आर राइटिंग अ स्क्रिप्ट। ये इनपुट में डिस्कस हुआ था। इनपुट में भी फिर हम लोगों ने बीच में कास्टिंग का कॉन्सेप्ट देख लिया था, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट जनरेट्स अ स्ट्रिंग, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑलवेज, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर और फ्लोट देन यू नीड टू टाइप कास्ट इट। ठीक है, वो चीज हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद में कमेंट्स वगैरह देख लिए थे कि कमेंट्स क्या होते हैं, राइट। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, छोटे मोटे प्रोग्राम उसके बना के देखे थे कि इफ एल्स क्या होता है। कंडीशनली अगर आपको स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं, दैट गिव्स। प्लस फिर जाते जाते हमने वो इंडेंटेशन की एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए वी थॉट ऑफ हैविंग अ स्मार्ट एडिटर एज कंपेयर टू नोटपैड। नोटपैड के बनस्पत, नोटपैड की बजाय अगर मेरे पास कोई और स्मार्ट एडिटर आ जाए जो इंडेंटेशन में मेरी ऑटोमेटिकली हेल्प कर दे, तो उस केस में फिर हमने वी वेंट फॉर आइडल शेल, है ना। आइडल शेल जो है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है, पाइथन के साथ में इंस्टॉल होता है। आइडल शेल पे हमने जाते जाते काम किया था। आइडल आइडियली स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, उस पर हम लोगों ने कल काम किया। और कल मैंने जाते जाते आपसे एक बात कही थी कि अब हम कुछ कोड्स जो बनाने वाले हैं आने वाले समय में, आज के सेशन में मान लो, वो हम आइडल पे बनाएंगे। एंड विल कंपेयर दैट कि आइडल पे जब हम काम करते हैं तो आइडल पे काम करते वक्त स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें वहां शेल से ही हो जाए। इसके लिए फिर हमें इंटरेक्टिव मोड में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंस द शेल इज ऑलरेडी देयर विद अस, वहीं से ही एग्जीक्यूशन हो जाएगा, वहीं से ही डिक्लेरेशन हो जाएगा, और वो एडिटर थोड़ा बहुत हमें इंडेंटेशन में या बाकी चीजों में मदद भी करेगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द डे। और जैसा मैंने कहा, to begin with, if the Python is installed properly on your system, ideally idle shell you need to open। जैसे आप उसको ओपन करते हो, एक इस तरह की विंडो जो है वो हमारे सामने आती है। कल की रिकॉर्डिंग देख ली थी आप लोगों ने? कल की रिकॉर्डिंग देखी है? yes. नहीं हुई। तो इस तरह की विंडो जो है एक हमारे पास आती है। इस विंडो पे जाने के बाद में हमें अगर कोई भी नई स्क्रिप्ट या नया प्रोग्राम लिखना होता है तो वी जस्ट क्लिक हियर ऑन फाइल। ठीक है, और फाइल में हम जाते हैं न्यू फाइल पे। फाइन, न्यू फाइल करूंगा तो एक पॉपअप विंडो अलग से आएगी। उस पॉपअप विंडो पे आई कैन राइट माय प्रोग्राम्स स्ट्रेट अवे। फाइन, यहाँ पे आई नीड टू राइट माय प्रोग्राम्स, और इन प्रोग्राम्स में भी आज हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स में छोटी मोटी रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ, जो हम लोग पीछे पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और हम लोग देख लेंगे। फाइन, चलिए। सो आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कुछ है कोड जो मैं आज के टारगेट के रूप में लेके आया था। ठीक है, अगर नाम देखोगे तो रिटन कोड्स हैं, पर कोशिश करते हैं कि इनको फिर से बना लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कहीं पीछे से रिफर भी कर लेंगे। तो हम आज का जो पैक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट वेयर आई वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम व्हिच डिफरेंशिएट्स अ नंबर बिटवीन इवन एंड ऑड। ठीक है, छोटी मोटी प्रैक्टिस है। कल जो अपन ने इफ एल्स पढ़ा है वो इफ एल्स जो है वो इसके साथ में अपना कवर हो जाए। फाइन, इसके बाद में आई गो फॉर सम अदर कोर्स जिसमें लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, इस तरह की चीजें करके देख लेंगे। राइट, इसके बाद में वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं। बीच में एक कॉन्सेप्ट आएगा एलिफ करके, जो हम लोगों ने कल नहीं पढ़ा था, वो हमें आज इंट्रोड्यूस करना है। ठीक, देन अ टर्नरी स्टेटमेंट। एक टर्नरी स्टेटमेंट होता है जो एक अल्टरनेट ऑप्शन होता है इफ एल्स का, वो हम यूज कर सकते हैं। और अगर ये सब आज कवर हो गए तो उसके बाद में आई स्टार्ट पार्शियली स्ट्रिंग्स। थोड़ा बहुत स्ट्रिंग्स पे भी हम लोग
बात कर लेंगे, ठीक है। तो दिस आर सम बेसिक कोड्स के साथ साथ में लॉजिक्स जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट प्रोग्राम दैट वी नीड टू क्रिएट हियर टुडे इज प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। तो हम डिस्कस करते हुए चलते हैं साथ में। तो वी आर म्यूचुअली गोइंग टू मेक एफर्ट हियर इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस कोड्स, फाइन। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए प्रोग्रामर की तरह सोचो, कल भी मैंने बोला था तुमसे, इफ यू आर देयर टू क्रिएट सम कॉन्सेप्ट, कोई एक चीज को अगर आपको कोड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यार उसकी स्टेप्स क्या रहेंगी। तो एज अ प्रोग्रामर हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रोग्राम का मोटो क्या है, उसमें कौन सी चीज जो है वो इनपुट्स हैं और उसका आउटपुट क्या है। समझो बात को मैंने क्या कहा। whenever you are starting to write a program, there are three important things that you need to take care of to begin with. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम का मोटो क्या है, वो क्या करने वाला है, राइट। अगर उसे यूजर से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या है, जो इनपुट है। और अगर उसे मान लीजिए कि इन रिजल्ट कुछ अगर प्रोवाइड करना है तो वो क्या है, वो आउटपुट। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमें ये पता है कि हमें यूजर से एक वैल्यू, एक इंटीजर रीड करवाना है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी है। वो प्रोसेसिंग के जरिए फिर बाद में एज आउटपुट आपको ये बताना है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है, राइट। मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो हम पहले भी क्लास में एक बार चर्चा कर चुके हैं कि इवन और ऑड का डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, is divisible by 2, then that number is even, else odd, right। और अगर इसको गणित के रूप में कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो एक नंबर को 2 से भाग लगाने पे अगर रिमाइंडर शून्य आ जाए, फाइन, तो उस केस में वो नंबर इवन है। और अगर एक नंबर को अगर 2 से भाग लगाने के बाद में रिमाइंडर 1 आ जाए, 1, तो उस केस में वो नंबर ऑड, फाइन। तो इस केस में सबसे पहले वी आर गोइंग टू फेच वन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड फॉर दैट लेट्स से आप टेकन अ वेरिएबल x एंड एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, चलो उसको कमेंट करते हैं अभी। इनपुट एंटर अ नंबर, राइट, टू बिगिन विथ। इस परिस्थिति में कल जो बैठे थे उसमें से कोई एक मुझे जवाब दे दो कि यहाँ जो भी वैल्यू रीड होकर आएगी इनपुट फंक्शन के जरिए, जिसको कैच करेगा x, राइट। इनपुट इज अ फंक्शन जिसके जरिए आप डिस्प्ले पे यूजर से एक वैल्यू मांगेंगे। जो नहीं आए थे वो यहाँ समझ लेना, ठीक है। इनपुट इज अ फंक्शन विच विल रीड इनपुट फ्रॉम डिस्प्ले, राइट। और बाय डिफॉल्ट इनपुट रिटर्न क्या करता है, किस टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो चूंकि आपको एक नंबर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो जैसा कल डिस्कस हुआ था, वी नीड टू टाइप कास्ट इट, हमें से कास्ट करना पड़ेगा। और वो जो स्ट्रिंग है वो इस आईएनटी के जरिए इंटीजर में कन्वर्ट होकर एक्स में स्टोर हो जाएगी। तो इस स्टेटमेंट के जरिए जो है हमने हमारा इनपुट ले लिया यूजर से, फाइन। इनपुट लेने के बाद में वी विल प्लांट इफ कंडीशन हियर, फाइन। आप चाहो तो इफ लगा लो, आप चाहो तो पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, दोनों चीजें अपने हाथ में। अगर हम नोविस वे में चले तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हम एक नया वेरिएबल ले लें जिसको मैंने नाम दे दिया REM, विच स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर लेने के बाद में फिर मैंने कहा x को जब मैं 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर लाऊंगा, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे हुए थे पहले, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे ऑलरेडी देखे हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एक प्लस था। हाँ यार मैं कोशिश कर रहा हूँ पर ये हो नहीं रहा है मुझसे यार आज, पता नहीं क्यों। कंट्रोल प्लस, बोलो बोलो जल्दी से, कंट्रोल प्लस प्लस, अच्छा। नहीं मेरी विंडो सपोर्ट नहीं कर रही यार, कंट्रोल, हाँ शायद उससे काम हो जाए हमारा। या एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि अपन इसका एडिट करके देखें, इसका फोन साइज वगैरह दिख रहा है क्या, इज देयर एनी ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द फोन, हाँ विंडो, नहीं ऑप्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन आइडल, इसमें मेरे पास साइज एंड द साइज आई नीड टू इंक्रीज टू 18, लेट्स सी, शायद 18 से काम हो जाए। कर दिया है सेट तो ठीक है यार। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, हाँ स्क्रीन कैसे आएगी, मैंने शेयर ही नहीं किया, सॉरी, जस्ट हो गया ना, ठीक। इज इट विजिबल ना,
तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने देखे हुए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोगों ने प्लस देखा था, माइनस देखा है, डिवीजन देखा है, तो बैक स्लैश होता है, ठीक है, वो स्लैश होता है डिवीजन के लिए। फिर हमने ये जो ऑपरेटर जो है परसेंटेज वाला जो हम यूज करते हैं, दिस ऑपरेटर इज एक्चुअली फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर, ठीक है। x विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इस डिवीजन का जो रिमाइंडर है वो जाके आरईएम में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आरईएम की दो ही पॉसिबल वैल्यूज यहां से जनरेट होगी, या तो वो होगी 0 या फिर होगी 1, फाइन। और उसी वैल्यू के आधार पे वी आर गोइंग टू वन कोट वन कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम लिखेंगे कि इफ आरईएम इज इक्वल्स टू 0 अ कॉलन, फाइन। ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है इट मस्ट बी फॉलोड बाय कॉलन। और यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा था कि हाउ दिस एडिटर हेल्प्स अस इन इंडेंटेशन। जब मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो कर्सर होता है ये लाइन के पहले पॉइंट पे ना आते हुए इंडेंटेड वे में थोड़ा आगे आता है, ठीक है, 4 स्पेस आगे आता है। तो उस केस में आई राइट हियर प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज इवन, फाइन। और दूसरी परिस्थिति जो है वो आरईएम इक्वल्स टू, या तो मैं 1 लिख के कर दूं, या फिर मुझे पता ही है कि 0 के अलावा जो दूसरी परिस्थिति आनी है वो क्या आनी है, ऑड की ही आनी है। तो इसलिए आरईएम इक्वल्स टू 1 कोट ना भी करूं तो चलेगा, सीधे लिख दूं एल्स, राइट, प्रिंट द एंटर्ड नंबर इज ऑड, फाइन। एंड प्रोबेबली दिस विल डू फॉर अस, दिस विल डू द टास्क जो हम चाह रहे हैं, उससे हमारा काम हो जाना चाहिए। लेट्स चेक इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू सेव दिस स्क्रिप्ट समहाउ, मुझे इसे सेव करना पड़ेगा कहीं पे। मान लीजिए मैंने इसे सेव किया कहीं, और सेव करने के लिए इफ आई कंपेयर इट विथ नोटपैड, जैसा मैंने कल कहा था, यहाँ पे मुझे इस बात का ख्याल नहीं रखना है कि मुझे एक्सटेंशन क्या देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये आपका पाइथन शेल है, तो ये पाइथन स्क्रिप्ट के फॉर्म में इसको सेव करेगा, फाइन। तो आई सेव्ड इट, और सेव करने के बाद में इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो मुझे फिर से अब इंटरेक्टिव मोड में, जैसे मैं इसे exec कमांड से जब मैं पिछली बार एग्जीक्यूट कर रहा था, वैसा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, रन पे क्लिक करो, और वहां पे आपको रन मॉड्यूल करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर चले जाओ, या F5 इसकी शॉर्ट की है, वो आप प्रेस करो, राइट। तो आई प्रेस्ड F5 हियर, एंड इन दैट सिचुएशन मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, फाइन। आई एंटर्ड अ नंबर, और उसके बाद में आई गॉट द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट एज वेल, दैट रिजल्ट इज दैट नंबर इज इवन। गोइंग फॉर द फ्लिप साइड, the counter equation, counter situation. In that situation, I've got the number is odd. So with this program, we just learned, yeah, we just revised that इनपुट काम कैसे कर रहा है, टाइप कास्टिंग कैसे हो रही है, और इफ कंडीशन जो है वो हमें कैसे कोड करना है इन ऑर्डर टू मैनेज द सिचुएशन। कहाँ पे बेटा? वेरिएबल्स, मैंने बोला ना, अभी मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी बात सुन। जब किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने तरह के रिमाइंडर्स आ सकते हैं, आप बताओ। 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर आ सकता है क्या? 2-3 नंबर सोच के देख। 5 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 1, 6 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0, 7 डिवाइडेड बाय रिमाइंडर 1, 8 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर 0। तो आपको ये पता चलेगा कि आप किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो 0 या फिर 1, ठीक है। एल्स के डालने की जरूरत क्या है, और एल्स पे वैसे भी कंडीशन नहीं लगती। हाँ, एल्स का मतलब होता है कि अगर ऊपर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। मैं इसको ऐसा पढ़ता हूं, कैसे कि इफ रिमाइंडर बिकम्स 0, तो इन दैट केस एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। अगर ऊपर वाली कंडीशन पास हो जाएगी तो ये वाला प्रिंट चलेगा, और अगर फेल हो जाएगी तो ये अलग। तो इसके साथ में कुछ भी देने की आवश्यकता भी नहीं है लॉजिकली, और देते भी नहीं, दोनों ही बात है, फाइन। तो अगर 0 नहीं आएगा तो हमें पता ही है कि 0 नहीं आया, तो फिर क्या आया होगा? 1 आया, और 1 आया होगा तो नंबर क्या होगा? ऑड होगा।
फाइन। तो दिस इज द वे। इस तरीके से आप जो है एक कोड को इवन ऑड के लिए आप जो है इस तरीके से चेक कर सकते हैं। गॉट इट? फाइन। चलिए लेट्स गो फॉर द अदर केस देन। करेक्टर ऑफ 2। चलो आप मदद करो, इसी को अपडेट कर देता हूं यार मैं, समय बचेगा उस। दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स यूजर से इनपुट करवाने हैं और दोनों में ये जांचना है कि जो बड़ा है वो बाहर आ जाए। ठीक है, पता चल जाएगी ये नंबर दूसरे से बड़ा। ठीक है, कैसे करें? सबसे पहले two numbers we are going to read. Fine. One is x and let's say the other one is y. यहां मैंने लिख दिया एंटर फर्स्ट नंबर, यहां मैंने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर, राइट। उसके बाद दिस रिमाइंडर, दिस इज ऑफ नो यूज नाउ, इसे हटाया, सीधे इफ ब्लॉक में गए और सीधे इफ ब्लॉक में लेकर, अच्छा पिछले प्रोग्राम में मैंने बोला था कि यार एक चेंज अपन कर सकते हैं, लेट्स से वो भी काम करके देख लें यार बिफोर गोइंग फॉर द अदर प्रोग्राम। ये जो मैंने कहा था, ये जो कैलकुलेशन आपने किया है, अगर ये कैलकुलेशन आप यहां नहीं भी करना चाहते तो यू आर हैविंग सम अल्टरनेट एज वेल। इसे डिलीट कर दो, नंबर आप ऑलरेडी रीड करवा ही चुके हो। ये जो इफ कंडीशन आपने लगाई है, इसमें आर ई एन की जगह पे वो पूरा एक्सप्रेशन ही लिख दो जो कि कैलकुलेशन में आ रहा है। मतलब इफ एक्स दिस 2 बिकम्स 0, तो उस केस में प्रिंट नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। तो आप जो है हमारे इस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सीधे सीधे अगर चाहें तो ये चीज भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू उस कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर ही कैलकुलेट होगी। या तो वो 0 आएगी या फिर 1 आएगी। तो इंडिविजुअली इसको ऊपर कैलकुलेट करके फिर एक नए वेरिएबल में स्टोर करना, नया वेरिएबल क्रिएट करना और फिर नीचे आना और फिर कंडीशन में उसको यूज करना, उसकी आवश्यकता नहीं। राइट, यू कैन यूज इट दिस वे, इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फाइन, ये ऐसे भी काम कर जाएगा। तो एक अतिरिक्त वेरिएबल लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। अगर वो नहीं भी लेते हैं तो इस तरीके से भी ये शो मैनेज हो जाएगा, दिस कंडीशन विल बी मैनेज्ड हियर। फाइन, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंड देन जो मैंने लास्ट टाइम किया था वही अब मैं यहाँ करूंगा। आई एम गोइंग टू कोट माई मैथमेटिकल कंडीशन हियर ओनली। ठीक है, क्या जांच रहे हैं हम यहाँ पे? ग्रेटर, विच नंबर इज ग्रेटर, दैट वी नीड टू चेक हियर। तो इफ के अंदर दो नंबर्स हैं, x इज ग्रेटर देन y, राइट। इफ x इज ग्रेटर देन y तो मैं यहाँ सीधे लिखूंगा दैट, क्या लिखे बेटा? x इज ग्रेटर देन y, या फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, या एनीथिंग एल्स। मैं लिखना चाहता हूँ डायरेक्ट नंबर्स, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ऐसा। हाँ, टारगेट समझ गए? जैसे अगर मान लो दो नंबर एंटर हुए हैं 12 एंड 24, ठीक है, और अगर मान लो 24 एंड 12 मान लो, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर x ले रहे हैं दूसरा y ले रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि एंड यूजर को x और y से क्या लेना देना है। उसके लिए तो दो वैल्यूज है 24 और 12, उसको क्या पता x क्या है y क्या है। तो मैं लिखना चाहता हूँ 24 इज ग्रेटर देन 12, और दूसरी कंडीशन में भी नंबर्स, तो मुझे लिखना है नंबर्स इंस्टेड दिस। फाइन, कॉमा लगा के, मतलब कि मैं लिखूं यहाँ पर x, फिर कॉमा, फिर एक स्पेस, फिर उसके बाद इज ग्रेटर देन, अगेन अ कॉमा, ओके, अगेन अ कॉमा, एंड देन y। फाइन, एल्स एक्सप्रेशन पहले वो लिखना पड़ेगा प्रॉपर। हमको जो हमारा मैथमेटिक्स बोला था वो y ग्रेटर देन x, देन एल्स दिस y is greater than x। तो दो नंबर एंटर कर दिए, अगर मान लो x ग्रेटर देन y आ जाता है तो उस केस में प्रिंट हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y, और अगर मान लीजिए कि इसका उल्टा हो जाता है तो प्रिंट हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x। फाइन, इफ आई ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस, आई विल गेट दिस थिंग फर्स्ट। तो 12, 24
इट इज वर्किंग वेल, 24 इज ग्रेटर देन 12, राइट। मैं फिर इसको एग्जीक्यूट करने गया, 24, 13, आई गॉट 24 इज ग्रेटर देन 13, वेरी गुड। इसके अलावा मैं अगर एक कंडीशन पे और इसको एग्जीक्यूट करने गया, 12 एंड 12, तो आई एम गेटिंग विच इज, सर इसके लिए हम एक और कंडीशन डाल सकते हाँ वो कंडीशन क्या होगी? हैं। If x equals to 5, then should be print like x variable. Good. That is equal to the variable y. कहाँ लगाऊं? इसके बाद लगा दूं? इसके बाद लगाओ, एल्स की जगह पे? इसके बाद लगाना चाहिए। एक ऐसे लगाना चाहिए, फिर वाला पार्ट के बाद दो पार्ट लगाओ। फिर तो we are in a situation where we understand that कि ये जो परिस्थिति है इसके तीन पॉसिबल आउटकम्स हैं, इधर x is greater than y और y is greater than x और x and y are equal। इन तीनों परिस्थितियों को मुझे अब कवर करना है। तो अगर मान लीजिए कि इक्वल वाली कंडीशन में एल्स में दे दूं तो फिर ये वाली कंडीशन यहां से हट जाएगी। और अगर मान लो कि आप अगर बोल रहे हैं कि एक और इफ लगा दो, इफ x is equals to y then print equal, तो हो सकता है इक्वल आ जाए तो इक्वल वाला भी चलेगा और एल्स वाला भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे। तो बीच में कहा इफ और एल्स के बीच में, हाँ कौन सा इफ होता है? क्या नाम लिया था थोड़ी देर पहले मैंने अभी? तो दिस सिचुएशन इज इंटेंशनली ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू कि जिससे हम ये समझ पाए कि जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें कुछ एक ऐसा टूल चाहिए जो मुझे इसी कंडीशन में हेल्प करे। समझना बात को मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग x इज इक्वल्स टू y यहां नहीं लग सकता, यहां इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी रिजर्व्ड है स्पेस, फाइन। इसके अलावा अगर मान लो कि मैंने इस कंडीशन पे एक और इफ लगा दिया तो ऊपर वाला इफ एल्स में से एक तो चलेगा ही, अगर इफ नहीं चला तो एल्स चल जाएगा, और नीचे वाला इफ अगर चल गया तो फिर दो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट आई डोंट वांट, इसीलिए इंटेंशनली नाउ इन दिस केस वी ब्रॉट वन थिंग मोर इन पिक्चर एंड दैट इज एलिफ, राइट। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं कि एलिफ x y is greater than x, तो इन दैट केस प्रिंट दिस, राइट। और इस ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए फिर आई ब्रॉट एल्स इन पिक्चर, और जिसमें फिर मैंने लिखा, समझो बात को, अभी तक क्या चल रहा है? अगर x y से बड़ा है तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। ये एलिफ का मतलब क्या होता है? एलिफ का मतलब होता है कि ये ऊपर वाला इफ अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर एक काम करो, ये वाली कंडीशन चेक करो, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई फर्स्ट नंबर वाली, तो सेकंड वाली चेक हो, फाइन। और सेकंड वाली अगर सेटिस्फाई हो गई तो उस केस में फिर ये वाली प्रिंटिंग। एल्स पे कंट्रोल तब जाएगा जब ऊपर की दोनों ही कंडीशंस फेल हो जाएंगे। तो ना तो एक्स वाई से बड़ा है ना वाई एक्स से बड़ा है, तो ये कंडीशन तभी आएगी जब दोनों इक्वल है। तो उस केस में वी आर गोइंग टू राइट द अदर स्टेटमेंट, x is equals to y, ठीक है। एंड देन इसको कोशिश करिए एग्जीक्यूट करने की, तीनों परिस्थितियां एक एक करके देख लेते हैं। 12 एंड 5, 12 इज ग्रेटर देन 5, इसके बाद में 5 एंड 12, तो 12 इज ग्रेटर देन 5 अगेन, राइट। और इसके बाद में वी वेंट फॉर द थर्ड सिचुएशन, 12 एंड 12, 12 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमने जहां से शुरुआत करी और जहां हम आके रुके हैं, तो इस पॉइंट पे हमने एक नई चीज और सीख ली एंड दैट इज एलिफ, ठीक है। तो हाउ टू यूज इट, व्हाट आर दी कंडीशंस जहां इसको यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, फाइन। तो तीन अलग अलग मान लीजिए अगर तरह के अगर आउटपुट्स कभी आपको ऐसा लगता है कि बनेंगे इस केस में, तो उस केस में ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा वहां पर, फाइन। उस स्ट्रक्चर का काम करने का तरीका ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इफ द कंडीशन पासेस देन देयर स्टेटमेंट्स, इट्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर वो फेल हो गया तो अगली कंडीशन एलिफ की चेक होगी, अगर वो पास हो गई तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, राइट। अगर वो भी फेल हो गई तो फिर एल्स के स्टेटमेंट, ठीक है। तो दिस वे वी कैन यूज एलिफ हियर इन आवर प्रोग्राम्स। एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई समस्या?
ग्रेटेस्ट ऑफ 3, लार्जेस्ट ऑफ 3। कैसे चेक करेंगे? वैसे लॉजिकली 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर निकालना। ऐसे ही मतलब मैं अगर मान लो कॉपी पेन लेके बैठा हूँ और मुझे अगर मान लो ये चेक करना है, तीन डिजिट्स अगर मेरे पास आ जाए और मुझे कहा जाए कि यार बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी। X, Y, Y and greater than Z. If x is greater than y and greater than z, then x will be largest. Yes. फिर Then we can L is लगा के समझिए, Y is greater than X is greater than Z. And then सब लोग इसी जाना है। LS के बाद हम क्या लगा सकते हैं? LS को करेंगे क्योंकि LS को तो इक्वल भी आता है। इक्वल्स को भी इसमें इग्नोर मारो, बाकी बताओ। LS of Z greater than X greater than Y. इसके साथ अगर मुझे इक्वल्स क्लब करना है तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, सोच के आना अगली क्लास के पहले पहले। अभी तो मुझे ये बता दो कि 3 में से अगर ग्रेटेस्ट निकालना है और ग्रेटेस्ट है तो कैसे निकालेंगे। तो इफ x is greater than y and x is greater than z, then x, print x. else if मतलब if y is greater than x and y is greater than z, then print y, else print z। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने बोला कि x को आपने बचे 2 नंबर से जांचा कि x y और z से बड़ा है क्या, अगर है तो x को ग्रेटेस्ट बता दिया, राइट। फिर अगली कंडीशन क्या आई, क्या y x और z से बड़ा है क्या, अगर बड़ा है तो आपने y को बड़ा बता दिया, ठीक है। और अगर ऊपर की दोनों ही पास नहीं हुई मतलब कि z बड़ा है दोनों से, तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो आपका ये बन जाएगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में इसको डायरेक्टली रेफर कर लेते हैं, दिस इज द कोड, फाइन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों हमने यहाँ पे यूजर से एंटर करवा लिए। एंटर करवाने के लिए 3 स्टेटमेंट ये पता ही है आपको कैसे चल रहे हैं। इनपुट के साथ में INT क्लब करते हुए 3 इंटीजर्स ले लिए आपने, और जो कंडीशंस आपने बोली है वो यहाँ पर कोड कर दी। ये आपने बोला इफ num1 is greater than or equals to num2 and num1 greater than or equals to बोल दो या ग्रेटर बोल दो, ज्यादा बेहतर। इफ num1 is greater than num2 and num1 is greater than num3, then the largest of them is num1, राइट। वैसे ही दूसरे केस में अगर ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो इफ num2 is greater than num1 and num3, then largest is num2. What is largest here? Largest is a variable जिसमें हम जो सबसे बड़ा नंबर होगा आउट ऑफ द सेट उसको लेके सेव कर रहे हैं। देन वी वेंट फॉर एल्स, और अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फेल हो गई है तो हम ये मान ले हैं कि लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, वो num3 है, राइट। और वैसे भी यार देखो ऊपर की कंडीशन फेल भी हो गई और अगर इक्वल भी है नंबर, एक लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मान लो कि अगर 33 33 33 तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर क्या है, 33, तो वही आएगा आंसर में। तो इसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं है वैसे इक्वल्स टू वाला अगर देखा जाए, है ना। तो लार्जेस्ट ऑफ दिस 3 इज 33 बाय द वे। अगर आपको एडिशनल मैसेज प्रिंट करना है कि ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल, तो इन दैट केस वी नीड टू डू समथिंग एल्स, फाइन। तो लार्जेस्ट इज num3। और इस प्रोग्राम का एक और जो लर्निंग है वो आखिरी लाइन है। तो लास्ट लाइन को अगर देखोगे तो देयर इज एन अल्टरनेट वे हियर ऑफ राइटिंग द थिंग्स। आप अगर देखोगे तो इसमें ये जो लिखा है यहाँ पर, है ना, ये f जो है ये बता रहा है कि ये f इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, इट इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, राइट। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्ट्रिंग लिखोगे कोड्स के अंदर तो उसके अंदर यू वांट टू इंसर्ट सम वेरिएबल, ठीक है। और वो वेरिएबल जो है वो मैंने ये जो ब्रेसेस लिए हैं कर्ली ब्रेसेस, दिस इज गोना बी रिप्लेस्ड बाय सम वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल आई हैव रिटन इन लास्ट। व्हाट इज दैट? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट के अंदर जो वैल्यू है वो उस अपोस्ट्रोफी के वो उसके कोट्स क्या बोलते हैं ब्रेसेस के अंदर आ जाएगी, फाइन। तो जो आपने पिछली प्रोग्राम में जो तरीका यूज किया था प्रिंट करने का वो एक तरीका है, एंड दिस फॉर्मेटेड वे ऑफ प्रिंटिंग इज आल्सो वन। इस तरीके से भी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जो ब्रैकेट्स का सेट है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, लार्जेस्ट की वैल्यूज, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ उसमें हम फिर इफ लगाएंगे, हाँ लगा सकते हैं। एल्स लगाएंगे तो सेम हो जाएगा। वो इक्वल्स वाली कंडीशन तुम ये भी कर सकते हो कि मैं इस पूरे के पूरे हिस्से को ही एक इफ एल्स में डाल, पूरे हिस्से इसको समझो। वैसे तो मैंने बोल दिया था कि तुम्हारे लिए असाइनमेंट है, पर फिर भी तो पूछ ही रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है इस पूरे को ही मैं एक अगर इफ कंडीशन में डाल दूं, एक इफ और लगाया, नेस्टिंग करी,
उसमें मैंने शुरुआत में लिख दिया इफ num1 इज इक्वल्स टू num2 एंड num1 इज इक्वल्स टू num3, ठीक है, तो उस केस में आई विल प्रिंट ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल, एल्स ये ब्लॉक। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? एक एल्स के अंदर ही आपने ये एक एल्स कोड है, सब कुछ डाल दिए। सर आप पहले इक्वल के लिए चेक करेगा, उसके बाद ग्रेटर होगा चलाएगा, तो उसके बाद वो एल्स के बाद भी सारी कमांड एक्सपोज करेगा, जो ग्रेटर के साथ करके देखते हैं। सर ये इज द लार्जेस्ट नंबर इसके लिए क्या मतलब पहले में तो कॉलम में तो वेरिएबल आएगा, जो भी लास्ट में इक्वल इज, एक सेकंड रुक करते हैं बात। 12, 23 एंड 1, तो आई एम गेटिंग 23 इज द लार्जेस्ट नंबर। वो टेक्स्ट में कुछ प्रॉब्लम है, उसको सही कर लेते हैं। एडिशनल एक इस लगा दिया उसमें। इसी की बात कर रहा था क्या? अरे हो गया होगा यार, कॉपी पेस्ट क्या है, छोड़ो उसको। वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लार्जेस्ट ले लिया है, उससे इट गॉट एग्जीक्यूटेड। फाइन। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप वेरिएबल का नाम ले लेंगे तो इट विल बी, हाँ इट विल वर्क फॉर अस, ठीक है। एंड व्हाट आई वाज सेइंग, अभी देखो ये हमें तो पता है कि हर परिस्थिति में काम करना है। हर परिस्थिति मतलब अभी हमने क्या किया था ऊपर दूसरा नंबर लार्जेस्ट लिया, दूसरी पोजीशन पे num2, 23, 1, 2, 23 इज द लार्जेस्ट, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। तीसरे की अगर बात करें तो 1, 2 एंड 3 इज द लार्जेस्ट नंबर, एंड द सिचुएशन दैट यू आर सीइंग इज समथिंग एल्स। उसके लिए जो मैं बोल रहा था वो आप एक बार कोशिश कर सकते हो। वो कोशिश क्या है, क्या करें? इफ, बोलो, num1 is equal to num2, इफ num1 इज इक्वल्स टू में डबल इक्वल्स टू लगता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, ठीक है। इफ num1 इज इक्वल्स टू num2 एंड num2 is equals to num3, then equals to print all three numbers are equal, ठीक है। the enter and else, then else के बाद में बोलो, यहाँ ब्रैकेट नहीं चलता ना पाइथन में, else की जगह नीचे वाला जो है तो उसकी जगह एलिफ, उसकी जगह एलिफ लिख दें। अच्छा, इंडेंटेशन में भी इंडेंटेड इफ होते हैं क्या? कभी ऐसा यूज किया है? ऐसा, ये देखो, नहीं, ऐसा, दिस वे, उसके अंदर की कमांड एंड दिस वो तो बाहर ही है। 12, 12, 12, what happened? Largest is not defined. अच्छा ठीक, got it. एक बिल्कुल सही बोल रहे। 12, 12, 12, all the numbers are equal, and some other situation, 12, 1, 2, 12 is the largest, so it worked well, fine. तो चल क्या रहा था, स्टोरी क्या है जो मैं शुरू में बोल रहा था आपको, वो ये थी कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत ही इस चीज से हुई कि पहले यही जांच लो यार कि तीनों नंबर इक्वल है क्या। इफ राइट, अगर तीनों नंबर इक्वल हैं तो उस केस में प्रिंट कर दो कि ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल एंड द प्रोग्राम एंड्स देयर। प्रोग्राम खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया कि इस प्रोग्राम में ओवरऑल अगर देखें तो इस इफ का जो एल्स है वो कौन सा है, ये नीचे वाला, ये वाला। तो या तो इस इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या इस एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। हाँ, उस एल्स का जो ब्लॉक है वो बहुत बड़ा है, वो ये पूरा हिस्सा है, ठीक है।
तो दैट चेकिंग विच वी वर डूइंग फॉर 3 नंबर्स की कौन सा बड़ा है, वो चेकिंग का एग्जीक्यूशन ही तब होगा जब तीनों नंबर्स बराबर नहीं होंगे, राइट? तो इफ ऑल 3 numbers are equal, then print they are equal and then program ends. And if they are not equal, then go in else part. और else part पे जाके फिर जो हमारा लॉजिक था, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर निकालने वाला, वो फिर हमने एग्जीक्यूट किया, राइट? एंड व्हाट वी हैव टेकन केयर ऑफ हियर इज, जो सबसे आखिरी में जो 2-4 चीजें मैंने करी, वो था इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का ध्यान, इंडेंटेशन का ध्यान कैसे रखा कि सबसे पहले प्राइमरीली इसको बोल दिया ये पेरेंट इफ था हमारा, और ये पेरेंट एल्स है जो सबसे बाहर है, राइट? और इस एल्स के अंदर फिर से इफ स्टार्ट किया तो फिर वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब उसके अंदर है, इसलिए वो थोड़ा सा आगे करके वहां से उसकी स्टोरी स्टार्ट हुई। गॉट इट? फाइन। करके देख लेना यार। अब प्रोग्राम को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है, दूसरा आपके जहन में आता है तो वो आप करके देख लो। फाइन। स्पेस वगैरह का ध्यान, स्पेस हमें कहाँ लेना है, हमें तो कौन सा यूज करना है। स्पेस मतलब वो जो प्रीसीडिंग स्पेसेस है उनकी बात कर रहा हूँ, जो शुरुआत में आती है। जब भी हम हमारे प्रोग्राम लिखते हैं, आज तक की मैच्योरिटी पे बात कर रहा हूँ, हम आगे की बात अभी नहीं करेंगे। आगे हमें लूप्स वगैरह भी पढ़ने हैं, फंक्शंस पढ़ने हैं, क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स पढ़ना है, उन सब की बात तब आएगी। अभी तक की मैच्योरिटी पे बात करें तो हमने अभी तक आखिर प्रोग्राम में लिखा ही क्या है। अभी तक हमने शुरुआत से अगर बात करें तो हमने प्रिंट यूज किया था टू बिगिन विद, राइट? हमने इनपुट यूज किया आज रीड करवाने के लिए, और उसके अलावा अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो इफ एल्स लगा रहे हैं। इफ एल्स एल्फ, इसके अलावा और कुछ मेजरली अपन ने किया है क्या? नहीं किया, ठीक है? तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके मद्देनजर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट से मेरा मतलब है इफ, एल्स, एल्फ, इनके ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं। ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, जब भी आप इनको डिफाइन करते हो, आपके प्रोग्राम में यूज करने जाते हो, जैसे यहाँ पे, तो इसकी जो प्रेसिडिंग लाइंस होती हैं, आपने सी या सी प्लस प्लस पे काम किया है पहले कभी? थोड़ा बहुत? कभी नहीं किया। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब समझते हो? अंग्रेजी में बोला गया है कंडीशनल, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? सम सिचुएशन। ये सिचुएशनल एग्जीक्यूशन, मतलब कि इफ दिस कंडीशन पासेस देन ओनली एग्जीक्यूट दिस लाइंस, एल्स नॉट। ठीक है? कंडीशनल एग्जीक्यूशन, अगर ये परिस्थिति मीटअप होती है तो ही इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अन्यथा नहीं करो। लाइन, अभी एक बात बताओ, अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है, समझना ध्यान से, 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें आपने लाइन नंबर 2 पे लिखा है इफ दिस कंडीशन पासेस देन एग्जीक्यूट दिस 2 लाइंस। लाइन 2 से आपने 1 तो आपकी जनरल लाइन थी जो एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 पे आपने लिख दिया इफ। 3 और 4 का एग्जीक्यूशन आप तभी चाहते हो जब इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो। मैंने कोई एल्स नहीं लगाया, कोई एलिफ नहीं लगाया, भूल जाओ उसको। ठीक है? 3 और 4 तभी एग्जीक्यूट होंगी जब 2 सेटिस्फाई होगी। उसके सेटिस्फाई होना और नहीं होना, 3 और 4 का चलना या नहीं चलना का आने वाली लाइन से कोई कनेक्शन नहीं। लाइन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 का हमेशा एग्जीक्यूशन होना है। प्रोग्राम का जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको हमेशा एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है? तो आप सिस्टम को, आपका प्रोग्राम ये कैसे समझेगा कि इफ के बाद कितनी लाइंस हैं जो इफ के स्कोप के अंदर है? नहीं लगाना ना एल्स, बस में एक सिंपल कंडीशन चल, इफ दिस, तो ये 2 लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। थिंक अबाउट द स्कोप ऑफ इफ। स्कोप ऑफ इफ कि इफ के अंदर कितने स्टेटमेंट्स हैं जिनको कंडीशन के पास होने पे एग्जीक्यूट करना है या फेल होने पे इग्नोर करना है। लेकिन रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा ही। तो वो जो स्कोप है कि इफ के अंदर कौन कौन सी लाइनें हैं, इफ के अंदर कौन कौन से स्टेटमेंट हैं, that scope needs to be defined some way, that scope needs to be told to the system some way। किसी न किसी तरीके से बताना ही पड़ेगा कि ये एग्जीक्यूट करना है, ये इफ के अंदर है। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके हैं। ठीक है? जैसे अभी ये बोल रहे थे कि सर ब्रैकेट्स लगा दो, ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम जब सी या सी प्लस प्लस में काम करते थे तो कर्ली ब्रैकेट्स लगते थे। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट इफ का स्टार्टिंग बताता था, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट
इफ का एंड बताता कि यहां से यहां तक इफ है, तो सिस्टम को समझ में आ जाता था कि अच्छा अगर इफ सेटिस्फाई होता है तो इतना पोर्शन एग्जीक्यूट करना है। पर पाइथन में ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, तो अगर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं तो फिर इसका स्कोप को डिफाइन करने के लिए जो वर्ड या जो टर्म जो यूज होती है, जो तरीका यूज होता है, उसे कहा जाता है, जो हम शब्द अभी यूज कर रहे थे, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने यहां लिखा है इफ, तो इंडेंटेशन मतलब कि उसके ठीक बाद जो आप स्टेटमेंट लिखने वाले हो जो इफ के स्कोप के अंदर आएगा, वो कुछ व्हाइट स्पेसेस के बाद आए, राइट, विच टेल्स द सिस्टम दैट कि यहां ये जो है ये इफ के अंदर है। ठीक है, अब मान ले कि तूने इफ के बाद में एक स्टेटमेंट लिखा जो थोड़ा आगे लिखा है, वो इंडेंटेड है तो वो इफ के अंदर है। अगली लाइन भी इंडेंटेड है तो इफ के अंदर है। लेकिन अगली जो लाइन थी अगर तुमने उसको यहां से वापस शुरू कर दिया, यस, इसका मतलब ये हो गया कि ये इफ के स्कोप के बाहर है। अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लान ऑल द थिंग्स, फाइन। तो ये जो हमने सारी चीजें अभी मैनेज करी, ये इंडेंटेशन के हिसाब से ही करी। ठीक है, अब तुम उसको ध्यान से देखो तो तुम्हें और समझ में आएगा कि दिस इफ is having one line in its scope and what is that line? The print, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मान लो num1 num2 num3 बराबर हो गए तो वो प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और this else it is having all this line in its scope, तो rest of the program, rest of the logic is for else। तो ओवरऑल इस प्रोग्राम में इफ एल्स चल रहा है, अगर इफ तो ये एक लाइन एग्जीक्यूट कर दे, अगर एल्स तो ये पूरा लॉजिक चल जाए। ठीक है, हाँ, और कोई कुछ पूछ रहे थे कहाँ पे बेटा? अगर मान ले तीनों नंबर बराबर नहीं हुए और तीनों में से कोई अगर बड़ा है तो आखिरी में अपने को मैसेज प्रिंट करवाना है कि नहीं कि कौन सा नंबर बड़ा है। एफ मतलब फॉर्मेटेड। देखो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में क्या तरीका यूज किया था, यहां देखो, वेरिएबल्स को प्रिंट करवाने का ये था ना, x इज ग्रेटर देन y, ये तरीका यूज किया था। इसमें क्या हो रहा था, x और y की जो भी वैल्यूज थी वो इनसे रिप्लेस हो जा रही थी, 24 और 12, 24 इज ग्रेटर देन 12। तो मैंने कहा कि इसी चीज को अचीव करने का एक और तरीका है प्रिंट के अंदर, और उस तरीके को बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, यूजिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। तो ये जो मैंने लगाया है इस प्रोग्राम में, इसमें जो f है, स्टेटमेंट तो आपका ये है जो प्रिंट होने वाला है जो कोड्स के अंदर है। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो f लिख दिया है वो ये बता रहा है कि यू आर गोइंग टू प्रिंट अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मतलब होता है वो जो स्ट्रिंग लिटरल है उसके अंदर आप वेरिएबल्स इंक्लूड करना चाहते हो। हाँ, इट इज लाइक अ टेम्पलेट इन विच समथिंग इज गोना बी रिप्लेस्ड बाय वेरिएबल्स, फाइन। एंड व्हाट इज दैट समथिंग? वो समथिंग आपके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। तो उस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख दिया? लार्जेस्ट। वो क्या है? वो हमारा वेरिएबल है, वो कोई वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, क्या था इसका अल्टरनेट? क्यों, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है पुराने पैटर्न के हिसाब से जो पिछले प्रोग्राम में यूज किया था? अगर मैं फॉर्मेटेड यूज नहीं करूं तो क्या करूं? उसको बोलने दो, बोलो। आउटपुट क्या चाहिए? नंबर चाहिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे? लार्जेस्ट, कॉमा, इसको हटा दें। ठीक है, लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो तो स्ट्रिंग लिटरल है जो कोड्स के अंदर है, और जो पहले जो वेरिएबल लिखा है वो अपनी वैल्यू लेके आएगा, वो प्रिंट हो जाए। तो ये भी एक तरीका है और वो भी एक तरीका है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स वाला। ठीक है, हाँ बोलो। इन्वर्टेड मतलब अपोस्ट्रोफ्स क्यों यूज कर रहे हैं? प्रिंट के अंदर तो कर ही रहे हैं, तो रामायण पूरी हो गई है, किसी बात कर रहा है, पहले सेशन से ही चल रहा है। प्रिंट के अंदर कोई बात नहीं, प्रिंट के अंदर if you want to display some string literal, then you have to use apostrophes, fine। किसमें? ये प्रोग्राम 3 इंटीजर्स को कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमको वेरिएबल शो करना है कि वेरिएबल नेम नंबर है तो एबीसीडी होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एज अ प्रोग्राम या एज ए एंड यूजर सोचो उस चीज को कि आपके सामने एक प्रोग्राम है जो ये काम करता है, ठीक है, और आपने 3 नंबर एंटर किए और आपने नंबर्स क्या एंटर किए? मान लो 12, 123, 246, और प्रोग्राम पीछे से पलट के आया और देखो आके ये बोले
num2 is the largest number, तो तुझे कैसा लगेगा num2? You don't know what is num2? हाँ एज को देख रहे हैं, एज का देख रहे हैं कि एज एज ज्यादा है तो हाँ नाम नोटिस करना वो एक अलग चीज हो गई, वो रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। उस रिक्वायरमेंट में यू आर हैविंग अ पेयर ऑफ नंबर भी आएगा और स्ट्रिंग भी आएगी। यू आर हैविंग 3 पेयर्स विद यू, योर नेम योर एज, माय नेम माय एज, हिज नेम हिज एज, राइट। फिर वो इंडाइसेस होंगी, तीनों के लिए हमारे पास इंडेक्स है, मान लो 1 2 3 या 0 1 2 विल स्टोर इट समवेयर, राइट। एज के ऊपर हम यही वाला प्रोसीजर पूरा चलाएंगे। अगर मान ले कि दूसरे नंबर के इंडेक्स पर अगर एज सबसे बड़ी आ गई है तो दूसरे नंबर के इंडेक्स वाले नाम को उठा के प्रिंट कर देंगे। विल लर्न दिस, अभी ये समय के साथ में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी जब आप लोगों ने शायद हो सकता है जो ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं वो लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, अगर इस तरह की चीजें अगर देखी हैं तो यू विल गेट दिस। डिक्शनरी पढ़ा है अभी तक किसी ने? डिक्शनरी में क्या होते हैं? पेयर्स होते हैं। वो पेयर्स में हम लोग ये काम कर पाए, ठीक है। मतलब उसमें हर एक एलिमेंट जो है, हर एक वैल्यू जो है, दैट इज अ पेयर, पेयर ऑफ 2 थिंग्स। तो उसमें क्या होगा कि नाम और एज, इस तरीके से हम वहां पे एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो जिस दिन हम डिक्शनरी पढ़ेंगे उस दिन ये वाला काम जो आप बोल रहे हो वो वापस से करेंगे। उस दिन हम क्या करेंगे, हम लोग पेयर्स लेंगे नाम और एज के ऊपर, और फिर हम लोग एज के ऊपर कंपैरिजन करवा के नाम डिस्प्ले करवाएंगे कि ये ओल्डेस्ट है, ये यंगेस्ट है, ऐसा करेंगे उससे। फाइन। हाँ, एनीथिंग एल्स इन कनेक्शन टू दिस? ठीक है भाई। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 रिवाइज में वही था, एलिफ था, वो हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। 1 लाइन एफ, हाँ ठीक है, 1 लाइन एफ कुछ खास बात नहीं है उसमें, छोटा सा प्रोग्राम है, देख लो चाहो। देखो वन लाइन इफ स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो मल्टीपल लाइंस हम अभी तक लिख रहे थे कंडीशनल, उसको इफ आई वांट टू अवॉइड, आई वांट टू एग्जीक्यूट ईच एंड एवरीथिंग इन 1 लाइन, तो उसकी इसी वजह से 1 लाइन इफ बोला जाता है उसको। तो सब कुछ एक ही लाइन में दे दिया, बस फर्क इतना सा पड़ जाता है कि जैसे ये आपका इफ है कंडीशनल पार्ट, ये आपकी कंडीशन है जिसके पास होने पे एग्जीक्यूशन डिपेंड करेगा स्टेटमेंट का। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन ओनली द स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, एल्स नॉट। ठीक है। एज के अंदर सर आपने 20 लिखा है, इसमें आपने इनपुट में लिखा। अरे ये प्रोग्राम छोटा सा है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, इनपुट भी ले सकते हैं इसको। मैं थक गया था इनपुट ले लेके, तो मैंने बोला प्रोग्राम में लिख दो यार, बार बार क्या इनपुट, फिर वहां जा रहे हैं 20 डाल रहे हैं 24 डाल रहे हैं, तो मैंने स्टैटिक वे में उसको कोड कर दिया वहां पे। ठीक है, कॉलन, ठीक है, कॉलन का मतलब होता है कि अब यहां से वो सारे स्टेटमेंट आने चाहिए जिनका एग्जीक्यूशन होना है। फाइन। तो पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे हमने लगाया है एक सेमीकोलन, जो इसके पहले हमने नहीं लगाया, राइट। वो सेमीकोलन के बाद में वी हैव टेकन वन मोर प्रिंट फॉलोड बाय वन मोर सेमीकोलन, देन वी हैव टेकन वन मोर प्रिंट एंड देन दी थिंग्स एंड्स देयर। प्रोबेबली 2-3 स्टेटमेंट लेके सबके आगे सेमीकोलन लगाए हैं। फाइन। एंड में मेरे ख्याल से सेमीकोलन नहीं होना चाहिए, नहीं है। ठीक है। तो ये जो वन लाइनर इफ्स की बात चल रही है, कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा सा है वन लाइनर इफ का। वो ये है कि आपने इफ कंडीशन कोट कर दी, कॉलन के बाद में आप क्या करते हो यूजुअली, कॉलन के बाद में अगली लाइन में जाके इंडेंटेड वे में वो सारे स्टेटमेंट लिखते हो जिनका एग्जीक्यूशन होना है, राइट। इंस्टेड डूइंग दैट, वो 3 प्रिंट चलाने की बजाय हमने इस बार क्या कर दिया, इस कॉलन के बाद में ही वो तीनों स्टेटमेंट एक एक करके लिख दिया, 1 2 3, और उनका सेपरेशन आपस में किससे कर दिया, सेमीकोलन। दैट्स इट। तो ये इक्विवेलेंट है उसका, पर हाँ एक लाइन में इस तरीके से भी हम एक कंडीशन कोट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। फाइन। इसका स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन अभी होना है कि नहीं होना है वैसे बाय द वे? इस परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है, व्हेन एज इज 20 और उसके बाद नीचे की इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी? हो जाएगी ना यार, एज की वैल्यू हम सेट कर रहे हैं, वो 20 है। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें एज की वैल्यू 20 ले ली और उससे हमने चेक करवा रहे हैं अगर एज 18 से बड़ी है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। वो नहीं है, क्यों नहीं होंगे? सो एग्जीक्यूटिंग इट गिव्स अस ऑल 3 स्टेटमेंट्स जो हम वहां पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। इफ यू आर 20 देन यू कैन वोट, यू कैन गो टू कॉलेज एंड यू आर यंग एज वेल। बधाई है, 18 के ऊपर हो गया। तो दिस वाज वन लाइनर इफ। हाँ बोलो बेटा। कुछ भी आ सकता है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है
हर कंडीशन में यूजर के साथ में इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि अगर मैं एल्स नहीं लगाता हूं तो उस केस में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम विल एंड विदाउट गिविंग एनी रिजल्ट, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, है ना। तो हमें एज अ प्रोग्रामर सारी सिचुएशंस को कवर करके चलना चाहिए। फाइन। एंड देन दिस कम्स वन लाइनर इफ एल्स, बिल्कुल वैसा ही। अभी हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए थे कि इफ एल्फ एल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, ब्लॉक होता है, वो कैसे काम करता है। ये बिल्कुल वही है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इफ लगा है, इफ के साथ में कंडीशन दी हुई है कि इफ x इज इक्वल्स टू 1 देन एग्जीक्यूट दिस दिस एंड दिस स्टेटमेंट, राइट। और चूंकि मैंने उसके साथ में 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने थे और मैं वन लाइनर इफ लिखना चाह रहा था, तो मैंने उनको सेमीकोलन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा एलिफ। अब जो हमने पीछे पढ़ा था लॉजिक तो वही है। एलिफ का मतलब होता है कि ऊपर वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई एक वाली, तो सेकंड कंडीशन फिर चेक करो, ठीक है। तो एलिफ के बाद में एक कंडीशन और दे दी कि इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो उस केस में 1 2 इस तरह के 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। मतलब ये वन लाइनर एलिफ हो गया जिसके अंदर हमने 2 प्रिंट दे दिए, ठीक है। और फिर आ गया एल्स, जो ये बता रहा है कि अगर ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और उसमें भी हमने 2 प्रिंट दे दिए। तो ये वन लाइनर्स इफ एलिफ एल्स तीनों के साथ दिए जा सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट ब्लॉक इन विच इफ एलिफ एल्स all of them contains the multiple statements in one line using semicolons, yes, the separator, ठीक है। चूंकि वहां पे मैंने वैल्यू 2 सेट करके रखी थी तो दिस इज गेटिंग डिस्प्लेड। फाइन। तो इनको वन लाइनर्स बोलते हैं यार, दिस आर दी वन लाइनर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर भी एक तरीका है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने का। हम जैसे इफ एल्स पढ़ते थे ना, इफ एल्स का एक अल्टरनेट है, ऐसा मान लो। फाइन। बट यही है कि ये कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बजाय एक ऑपरेटर कहलाता है, और इस ऑपरेटर का नाम क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर। फाइन। अभी तुम स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे ध्यान दो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं एज नाम का। इसकी वैल्यू जो है मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूं, टाइपकास्ट कर रहा हूं, न्यूमेरिक वैल्यू चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद में फिर आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट विच इज टर्नरी ऑपरेटर फॉर अस, ठीक है। इसी को टर्नरी बोल दिया यार। अभी कर क्या रहा है, ध्यान से देखो। थोड़ी देर के लिए इस एस को छोड़ो, जो शुरुआत में लिखा हुआ है इसको देखो। मैं इस स्टेटमेंट को यहां से पढ़ना शुरू करूंगा। यहां देखो, व्हाट इज द कंडीशन रिटर्न हियर? इफ एज इज लेस देन 18, आई एम टारगेटिंग टू ड्राफ्ट अ प्रोग्राम व्हिच गिव्स अ यूजर इट्स हिज और हर एलिजिबिलिटी अबाउट वोटिंग। 18 साल से कम तुम्हारी उम्र है तो डिस्प्ले हो जाए कि तुम जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। 18 के अगर बड़ी उम्र है तो डिस्प्ले हो जाए कि तुम वोटिंग के लिए एलिजिबल हो, राइट। तो डिपेंडेंसी इज ऑन एज। अगर हम ये इफ एल्स से कर रहे होते तो हम क्या करते? एज एज एन इनपुट लेते, उसके बाद में एक इफ कंडीशन लगाता, इफ एज इज लेस देन 18 देन प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये उसका अल्टरनेट, ठीक है। So if age is less than 18, then ध्यान देना, मतलब मैं इसको जिस परसेप्शन से देख रहा हूं या जिस ऑर्डर में यहां मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूं, वही ऑर्डर आपको यूज करना है आगे चल के भी। देखो, तो आई केम टू दिस लाइन। सबसे पहले इफ एज इज लेस देन 18 then this value is gonna be shifted to variable s, else this value is gonna be shifted to variable s. So your outcome will be the variable s depending on that condition, ठीक है। वो s जो है वो हमारा फाइनल वैल्यू है, उसके अंदर कोई एक वैल्यू आके सेव होने वाली है। अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ठीक इसके पहले रखी हुई जो वैल्यू है वो s में चले जाएगी, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो एल्स के ठीक बाद रखी हुई जो वैल्यू है
वो इसमें चले जाए, ठीक है। तो दिस वे वी कैन कोट अ कंडीशनल थिंग बट विदाउट यूजिंग इफ एल्स, यूजिंग दैट वे। इस तरह का जो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बुलाते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसे टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एज यू आर गोइंग टू गेट एस, एस इज द मैसेज दैट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, फाइन। सो आई एग्जीक्यूटेड दिस। सबसे पहले मैंने कहा सपोज 19, तो आई एम एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद में अगर आई री एग्जीक्यूटेड दिस विथ एज 12, तो इट विल से दैट आई एम नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये वही इफ एल्स है, उसका ये एक अल्टरनेट तरीका है यूज करने का, एंड दिस तरीका वी कॉल टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। एक लाइन में आप पूरा कंडीशन जो है वो एक साथ कोड कर सकते हो, इफ और एल्स को मिला। गॉट इट? हाँ, नहीं समझ में आया बेटा? अच्छा, आप मुझे पहले बताओ कि अगर मैं आपसे ये प्रोग्राम बनाने के लिए कहूं कि एक वेरिएबल एज में एक वैल्यू ले लो यूजर से, और उसके बाद में उस एज की वैल्यू के अनुसार डिस्प्ले करवाओ कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो व्हाट वुड बी योर अप्रोच इफ यू आर यूजिंग इफ एंड एल्स? क्या करोगे? उधर मत देखो, उसमें नहीं है आंसर, बताओ। हाँ, वो आप इनपुट ले लिया, उसके बाद इफ स्टेटमेंट। हाँ करेक्ट, देन विल प्रिंट दैट यू आर नॉट एलिजिबल। हाँ, फिर एल्स। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बोला है, इसी को मैं वापस से बोलने वाला हूं। वापस से कुछ भी नई बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि यू नो दिस थिंग, तो मैं इसी लैंग्वेज को फिर से यूज करता हूं। लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उसके साथ साथ में स्क्रीन पे देखना, वहां देख करो। देखो, सबसे पहले मैंने एज को एज इनपुट ले लिया, और उसके बाद में फिर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा। वो कंडीशन है इफ एज इज लेस देन 18, द कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड हियर, राइट। अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो टर्नरी ऑपरेटर की वर्किंग के हिसाब से इसके ठीक पहले ये जो स्ट्रिंग लिटरल है, ये जो वैल्यू है, इट विल गेट स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। व्हाट इज दैट वेरिएबल? एस, राइट। तो अगर एज लेस देन 18 है तो क्या स्टोर हो जाएगा इसमें? क्या लिखा हुआ है हमने वहां पर, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्या है वो? नॉट एलिजिबल। और अगर मान लो कि एज 18 से बड़ी है, तो उस केस में इट विल गो टू द एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में वॉट एवर वी हैव गिवन देयर, दैट थिंग, दैट लिटरल, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल एस। बस, वो कंडीशन के पहले जो वैल्यू मेंशन्ड है वो वेरिएबल में जाएगी अगर कंडीशन पास हो गई, और एल्स के बाद जो वैल्यू मेंशन्ड है वो वेरिएबल में जाएगी अगर कंडीशन फेल हो गई। दैट्स, ठीक है। तो ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, प्री डिफाइंड अरेंजमेंट है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। ये प्री डिफाइंड अरेंजमेंट है, किस चीज का? कंडीशन का और दो वैल्यूज का। ईदर दिस विल गो टू द वेरिएबल और दैट विल गो टू द वेरिएबल। फाइन, गॉट इट ना? इफ एल्स को कंप्रेस कर दिया है, और कंप्रेस करने के साथ साथ में इसको पाइथन में एक ऑपरेटर का नाम दे दिया गया। दिस इज एन ऑपरेटर विद अ सिंगल स्टेटमेंट, राइट। कुछ बुक्स, कुछ ऑथर्स ऐसे भी बोलते हैं कि जब एक ऑपरेटर होता है तो सिस्टम के लिए एग्जीक्यूशन करना ज्यादा फास्ट हो जाता है, इंस्टेड पूरा एक कंट्रोल फ्लो बनाने के, कि जिसमें प्रोग्राम जो है इफ दिस देन दिस एल्स दिस देन दैट, उसमें फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है प्रोग्राम का कंपैरेटिवली। बाकी थोड़ा और थ्योरी पढ़ के देखना इसमें क्या आता है। हमारा जैसे हमने 3 नंबर देखा था, बेटर है, हम्म, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो टर्नरी को बड़ा कर लेंगे। सब कोई हाँ देखते हैं, देखो टर्नरी के एक दो प्रोग्राम और हैं, इनको अपन अपडेट करते हुए देखते हैं। दो तीन कोड्स बना के लाया हूँ मैं, तो लेट्स सी व्हाट इज देयर। ये क्या है? ये आसान होगा, ये आसान है। मतलब टर्नरी का एक और यूज केस है कि जिसमें हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम जो आज बना के आए थे, वो प्रोग्राम क्या था? फाइंडिंग ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। वो हमने यहाँ पे कोड कर दिया। क्या किया है इसमें? सबसे पहले 2 नंबर रीड करवा ली यूजर से, एक्स एंड वाई, फाइन। और उसके बाद में फिर हम गए टर्नरी में। टर्नरी में हमने कंडीशन लिख दी, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, देन अभी क्या कहा था? इसके पहले हम जो वैल्यू, ध्यान से सुनना आप, इसके पहले जो वैल्यू हम या वैल्यूज हम वेरिएबल एस में स्टोर करवाना चाह रहे थे, दोज वर स्ट्रिंग्स, सिंस वी वर डिजायरिंग मैसेज जो प्रिंट करना था।
इस बार हम लोग स्ट्रिंग नहीं वहां पे सेव कर रहे हैं, हम लोग नंबर ही सेव कर रहे हैं, इंटीजर। ठीक है, तो इफ x इज ग्रेटर देन y देन स्टोर x वेयर in a new variable which is largest, right? Else store y where in largest. तो या तो x जाके सेव हो जाएगा या y जाके सेव हो जाएगा. This is working of ternary and this is an alternate way of finding largest of two numbers without actually using if and else block. वो पूरा ब्लॉक यूज करने की बजाय आपने एक सिंगल स्टेटमेंट यूज कर लिया. ठीक है, इसमें नहीं, क्योंकि सिंगल लाइनर है ना. अगर कॉलन का यूज करते हैं तो वो वहां करते हैं जब ब्लॉक्स होते हैं और कॉलन ये बताता है कि अब इंडेंटेशन आने वाला है. इसमें तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि आने वाले स्टेट. हाँ, कौन सी वाली कंडीशन कर. इसके और दो प्रोग्राम और हैं, चलते हैं. सो फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 2 एंड द लार्जेस्ट इज 12. ये एक्सपेक्टेड था, ये होना ही था, पर यहाँ टर्नरी को यूज करते हुए कर लिया इंस्टेड एफ एल्स. बस वही वाली बात. ठीक है, where were we? Ternary 1 be executed ना. 2, look at this. What is this now? This got bit more complex. थोड़ा सा expand कर दिया, nothing else. This is again the ternary operator, but then थोड़ी चीजें इसमें और include कर दी हैं. This program is basically drafted for finding largest of 3 numbers, greatest of 3 numbers using ternary concept. ठीक है, देखो कैसे पढ़े हैं. सबसे पहले जैसे मैंने शुरुआत करी थी वहां पे, फिर से वही करते हैं. आई विल रीड दिस कंडीशन फर्स्ट. इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, क्या हो गया? बोलना पड़ेगा आप, क्या हो गया बोल. तो समझते समझते हंसी आ जाती है सर. इसको मैं पहले म्यूट करूं फिर बोलेगा यूं. So we'll start reading this statement from that condition. तो कंडीशन से पढ़ना शुरू करेंगे जैसे पिछली बार कर रहे थे. So if x is greater than y and x is greater than z, तो जाहिर सी बात है 3 नंबर हैं, उसमें x अगर 2 से बड़ा है तो x ही लार्जेस्ट है. x अगर लार्जेस्ट है तो इस सिचुएशन में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो पिछले जो 2 प्रोग्राम का हमारा जो लर्निंग है उसके हिसाब से दिस x will get stored into this variable which is largest, right? else. अब पिछली बार तक इस else के बाद में हम एक वैल्यू देते थे जिसको वहां जाना होता था, क्योंकि हमारे पास चुनाव के रूप में, सिलेक्शन के रूप में 2 ही चीजें होती थी. इस बार लार्जेस्ट ऑफ 3 है तो अब वो 3 चीजें हो गई है, या तो ये या तो ये या तो वो. तो इसीलिए इस बार else के ठीक बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे आपने टर्नरी को रीयूज किया है रिकर्सिव में, टर्नरी के अंदर टर्नरी, राइट. तो इसके बाद हम गए else, और else के बाद में मैं अब इस y को नहीं पढ़ रहा हूं. else के बाद में मैं फिर से इस कंडीशन को पढ़ रहा हूं. if y is greater than x and y is greater than z, so in this situation store what? Store this y into that largest. और अगर ये भी फेल हो गया else, तो store z into that variable. ठीक है, that was ternary inside ternary. फाइन. तो इस तरीके से आपको जो है लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर मिल जाएगा. और ये एक्चुअली मतलब बड़ा अमेजिंग बात है कि ये उस पूरे के पूरे ब्लॉक का रिप्लेसमेंट है जो हमने पहले कोड किया. हमने वो जो सारे स्टेटमेंट्स लिखे थे उनका रिप्लेसमेंट है इन अ सिंगल लाइन. दो वी हैव नॉट कवर्ड दैट इक्वल वाला पोर्शन हियर. तो दिस इक्वल वाला पोर्शन कैन बी कवर्ड हियर एज वेल. क्या करें इसमें? टर्नरी नहीं, बाहर तो कर ही सकते हैं कि इफ x is equals to y is equals to z, तो उस केस में प्रिंट ऑल नंबर्स ऑफ इक्वल else this. yes, else this स्टेटमेंट. तो या तो वो इक्वल में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे हमने पहले किया था प्रोग्राम में, else इस टर्नरी पे हम आएंगे, else नहीं आएंगे. समझ रहे हो?
So this way you can use ternary in order to quote such conditions. So what is this? I want to hide this and open up this. पढ़ो, एज को तो स्टैटिक वे में कोड कर दिया है, एज इज 31 और उसके बाद में बड़े आ गए, स्टेटस इज समथिंग विच इज कैचिंग द आउटपुट और आखिरी में स्टेटस को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेटस एक वेरिएबल है जिसमें कोई वैल्यू आने वाली है डिपेंडिंग ऑन एज। वो एज हमने यहाँ पर दे दी है ना, अगर नहीं भी देना है तो यूजर से इनपुट ले सकते हैं, हमारी इच्छा है वो, फाइन। पर हाँ ये समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ है इसके अंदर टर्नरी जैसा, जो कि एज के ऊपर कुछ कैलकुलेशन करके कुछ स्पेसिफिक लिटरल्स जो है वो स्टेटस में स्टोर करवा रहा है, फाइन। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट। सबसे पहले पहली कंडीशन पढ़ी, इफ एज इज लेस देन 14, अगर एज जो है 14 से छोटी है तो उस केस में इसके ठीक पहले रखी हुई है वैल्यू विच इज स्कूल, वो जाके स्टेटस में सेव हो जाएगी, फाइन। एल्स, एल्स के बाद में मैंने वैल्यू नहीं देखी, एल्स के बाद में मैंने फिर कंडीशन देखी। कंडीशन क्या है अगली, इफ एज इज ग्रेटर देन 14 एंड लेस देन 18, मतलब एज अगर इस रेंज में है तो उस केस में व्हाट वैल्यू, उसके पहले रख, वेरी गुड, उसके पहले रखी हुई वैल्यू जो है हायर एजुकेशन, वो जाके स्टेटस में सेव हो जाएगी। एल्स, अगली कंडीशन पड़ी, इफ एज इज इन बिटवीन 18 एंड 22, तो उस केस में ग्रेजुएशन, उसके पहले रखी हुई वैल्यू वो जाके स्टेटस में सेव हो जाएगी। सिमिलरली इफ एज इज इन बिटवीन 22 एंड 26, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो उसके पहले रखा है वो जाके सेव हो जाएगी। और सबसे आखिरी में अगर कुछ भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं होता है तो एल्स वर्किंग विल गेट स्टोर्ड इनटू स्टेटस। तो टर्नरी बार बार यूज करते हुए 4-5 चीजें एक साथ हम लोगों ने क्लब कर दी, फाइन। तो डिपेंडिंग ऑन एज, लाइक हियर 31 सिंस इज रिटन देयर, तो प्रोबेबली दैट इज इन एल्स पार्ट, क्योंकि वो किसी भी रेंज में नहीं आ रहा है, वो मेरे ख्याल से वर्किंग डिस्प्ले कर देगा, तो कर दिया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से वी डिफरेंशिएटेड ऑल दिस थिंग्स। एंड एक चीज बस इसमें एक प्रोग्राम में और समझ में आ रही है, वो ये है कि ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है और ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये इसके पहले हम लोगों ने नहीं लगाया था, जो इस बार लगाया है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ऐसे ही लगा देते हैं यार, पता नहीं क्यों सर क्या करके लाते हैं। तो इसको हटा दिया और हटाने के बाद में वी ट्राइड एग्जीक्यूटिंग इट अगेन एंड वी फेस द प्रॉब्लम दैट इनवैलिड सिंटैक्स वी आर गेटिंग। तो देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट कि वो हमने क्यों लगाया था, ठीक है। वो इसलिए लगाया था क्योंकि वो जो ब्रैकेट है वो सिस्टम को ये बता रहा है कि ये जितनी चीजें आपने मल्टीपल लाइंस में लिखी हुई है, they are not different lines, that is a single statement that we want to execute, ये कंटिन्यूएशन में लिखी हुई चीज है। तो इसीलिए इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो उससे सिस्टम को पता चल गया कि दिस इज नॉट 4 स्टेटमेंट्स, दिस आर नॉट 5 स्टेटमेंट्स, दिस इज वन लाइन, वन सिंगल स्टेटमेंट। तो वन वे इज दिस, अदर वे अराउंड वो ऊपर जो मैंने अभी कर दिया था, लेट्स कमेंट दिस आउट एंड इसको ओपन अप कर लें एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। स्टेटस इज इक्वल्स टू कुछ नहीं है, सबको मैंने एक साथ एक ही लाइन में लिख दिया है उसी चीज को, तो लाइन बड़ी वो लेंदी हो गई है पर कंटेंट वही है, ठीक है। तो स्टेटस इफ एज इज लेस देन 14, एल्स हायर सेकेंडरी इफ एज इज इन बिटवीन 14 and 18, एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन टिल दैट पार्ट ऑफ एल्स, फाइन। So that's a lengthy line, but then that is written in one single statement. तो मैंने इसे हाइड करके उसे लगाया और उसे फिर चलाने की कोशिश करी और फिर पता चला यार वो भी चली है। तो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से ठीक है, टर्नरी तो हमने सीखा ही, पर एक छोटा सा आउटपुट और आ गया कि अगर मान लीजिए कि आपका जो एग्जीक्यूटेबल एलिमेंट जो है, जो आइटम है बहुत लंबा है, तो उसको तुम स्प्लिट करके तोड़ लो और ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, तो सिस्टम उसको एक सिंगल स्टेटमेंट की तरह कंसीडर करेगा, ठीक है। फाइन, इस पोर्शन में कोई डाउट? वेरी गुड।
Do we have some other code remains there? नहीं, कोई बात नहीं। तो अब तक हम जो बातें कर रहे हैं पिछले 2.5-3 सेशन से, उसमें हमने स्ट्रिंग्स के बारे में कम चर्चा करी है ना। वेरिएबल्स के नाम पे हमने न्यूमेरिक वैल्यूज ज्यादा उठाई है अभी तक, उसमें हमने इंटीजर्स ज्यादा लिए हैं, अधिकांश फ्लोटिंग पे भी कम काम किया है, तो आने वाले समय में और करेंगे। पर हाँ, मेजर यूसेज जो आने वाले समय में जो बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो यही है। आपको आगे चल के लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज या कोई अगर मान लो डेटा टाइप पढ़ने भी है, तो उसके अंदर भी स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स एज सब एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। फाइन। तो दिस इज अ पोर्शन विच इज गोइंग टू टेल अस समथिंग अबाउट स्ट्रिंग्स। थोड़े बहुत ऑपरेशन आज देखते हैं, बाकी अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? अब कोई भी नाम ले लो यार, अगर मैंने लिख दिया स्कूल, तो दैट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स व्हिच इज ऑलरेडी देयर देयर। ये जो बेसिक अल्फाबेट्स आपके होते हैं, इन सबका अगर सीक्वेंस बना दिया जाए तो दैट इज व्हाट यू कॉल स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स और कॉल्ड कैरेक्टर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं ये? इन पाइथन स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सिंगल और डबल कोट्स। ये तो हम हमारे शेल पे ऑलरेडी जब काम करते हैं तो ये चीज देखते ही हैं। तो वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन शेल, तो शेल पे काम करते वक्त अगर मान लीजिए कि मैंने इस तरीके से अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया, x is equals to something, so that I need to mention in single quote और double quote। मतलब कहीं भी अगर कोई स्ट्रिंग, if some string is getting displayed है ना in Python, तो वो डिस्प्ले भी जब होगी तो you'll find that value within the quotes, single और double quotes, right? अनलाइक न्यूमेरिक वैल्यूज, वही डिफरेंशिएट करता है इन चीजों को। जैसे अगर मान लीजिए कि y इक्वल्स टू अगर 10 ले लूं, और इफ आई ट्राई डिस्प्लेइंग इट, तो आई विल नॉट फाइंड कोड्स देयर। वो कोड्स ही है जो जो डिफरेंशिएट करता है स्ट्रिंग को विथ द न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, तो दिस कोड्स आर देयर, दैट इज व्हाट दिस स्लाइड वाज सेइंग अस। स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने का तरीका हम कई बार यूज कर चुके हैं, अभी हम करके ही आए हैं पीछे। ठीक है, हमारे इंटरप्रेटर में, हमारे शेल में, हमारे प्रोग्राम्स में जहां भी स्ट्रिंग्स लेते हैं वो कोट्स के अंदर देते हैं। और बाय डिफॉल्ट अगर मान लो कि कोई भी एक वेरिएबल का नाम देके उसको अगर आप इक्वेट करते हो बाय सम वैल्यू विद इन दी कोट्स, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाता है। अच्छा, मैं शुरू से पहली क्लास से इंटेंशनली कुछ वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी हम उतने मैच्योर्ड नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं x इक्वल्स टू 10, तो आई मस्ट हैव यूज्ड अ स्टेटमेंट दैट x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास int which is getting created here। समझो बात को। अब मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूं। मैं अभी तक x इक्वल्स टू 10 को बोलता आया हूं, x इज हियर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, जो सुनने में थोड़ा आसान लगता है और समझने में मजा आता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा x इक्वल्स टू 10, जैसे ही मैं लिखता हूं, तो x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास int। ठीक है, इस मैच्योरिटी पे हम थोड़े दिन बाद आएंगे। लाइक इन प्रीवियस सेशन मैंने आपसे कहा था, शायद जिस दिन हम टाइप कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था int एंड ब्रैकेट, तो मैंने आपसे बुलवाया था और आपने बोला और मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। हमने कहा था int is a function that we are applying on some sort of variable and that is converting that variable into integer type, right? While the correct statement is int is a class, it is not a method, it is not a function। int is a class जिसमें जब आप कोई वैल्यू सप्लाई करते हो, जैसे आपने लिखा int of suppose 12.2, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि a class is getting invoked and you are trying to create an object of that class। बट अभी 2 ही मिनट में हम जिस तुम्हारे जैसे चेहरे हो गए ना, इसी को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ अभी। ठीक है, तो इसीलिए कीपिंग थिंग्स सिंपल, keeping the vocab simple, we are intentionally not using those words। While in Python everything is object। लेकिन ये चीजें हम कब डिस्कस करेंगे? जब हम एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आ जाएंगे और जिस दिन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स
पढ़ेंगे, ठीक है। तो जहां हम ऊप्स पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन फिर हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंसेस, प्रॉपर्टीज, मेथड्स, ये सारे वर्ड्स फिर हम यूज करना शुरू करेंगे एट दैट पॉइंट। तब तक हम छोटे हैं, और हम छोटे हैं तो फिर हम इसको वेरिएबल ही बोलेंगे, हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। फाइन। चलो बढ़िया। एनीवेज, तो यहाँ वैसे मुझे इसको क्या पढ़ना चाहिए, मुझे इसको पढ़ना चाहिए whenever I'm writing my string is equals to that value, तो उस केस में मैं बोलता हूं कि one object of class string is getting created and that object is having name my string। और मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं my string is a variable of type string, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करते हैं। बस मुद्दा ये है जो हम क्लास में 2500 बार कर चुके हैं, ये एक नाम लिखा बराबर कोई एक स्ट्रिंग का नाम दे दिया, तो हमें पता है इस तरीके से स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनता है, ठीक है। मुद्दा वो नीचे वाले डायग्राम का है, तो नीचे लिखा हुआ है उस डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो दैट इज टेलिंग अस हाउ द इंडाइसेस आर गेटिंग मैनेज्ड ऑन अ स्टोर्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग जब तुम्हारे मेमोरी में, रैम में जाके स्टोर होती है, तो उसके एक एक कैरेक्टर के ऊपर सिस्टम एक इंडेक्स अलॉट कर देता है, ठीक है। और वो इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर विल बी अलोकेटेड टू इंडेक्स 0, और इसके बाद में फिर वो इंक्रीमेंटेड वे में आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने एंटर की थी दैट वाज ऑफ लेंथ 7, 7 कैरेक्टर थे, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हुए 6 तक गया। ये इंडेक्स हमें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी किसी समय अगर स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पोर्शन अगर निकाल के बाहर लाना होगा तो इंडाइसेस हमें काम आएंगे, राइट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मान लो कि तुम्हारे पास में कोई एक सिचुएशन है जिसमें तुम्हें बोल दिया जाए कि यार एक कंपनी के एम्प्लॉइज का डेटाबेस आपके पास है, फाइन, और एम्प्लॉइज के डेटाबेस में सभी के एम्प्लॉय कोड्स हैं। अब वो एम्प्लॉय कोड कैसे हैं, एम्प्लॉय कोड ऐसे हैं, अभी जैसे तुम्हारा बिग एनालिटिक्स, एम्प्लॉय कोड में, बिग एनालिटिक्स में एक ट्रेंड फॉलो होता है कि उसमें हर एम्प्लॉय का कोड BIG से शुरू होता है, BIG 001, BIG 002, BIG 003 up to BIG 999, say for example this number of employees we are having, ठीक है। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि यार एक काम करो, इन सभी एम्प्लॉइज के एम्प्लॉय कोड्स में से वो जो आखिरी 3 डिजिट हैं वो फेच करके लाओ, दैट इज रेलेवेंट फॉर अस इन दिस प्रोग्राम या इन दिस सिचुएशन। वो BIG नहीं चाहिए, हमें पता है कि वो BIG है, ठीक है। तो वी जस्ट वांट कि ये जो अभी हमें रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है, इसमें एम्प्लॉय कोड में मेरे पास लिखने के लिए बस 3 ही कैरेक्टर दिए हुए हैं, तो मैं 586 डिस्प्ले करवाना चाहता हूं। मैं BIG 586 डिस्प्ले नहीं करवाना चाहता हूं, स्पेस इंपॉर्टेंट है अभी मेरे पास उस फॉर्म पे। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट आई नीड टू डू इज, वो जो स्ट्रिंग्स हैं डेटाबेस में BIG 586, उसमें से BIG हटाना है, लाना क्या है 586। तो उस सिचुएशन में आपको स्ट्रिंग के अंदर का एक हिस्सा एक्सट्रैक्ट करके बाहर लाना है, एंड दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ हिस्सा ऑफ द पार्ट इज व्हाट यू कॉल फेचिंग द सबस्ट्रिंग्स फ्रॉम स्ट्रिंग्स। उस प्रोसेस को स्ट्रिंग के अंदर से निकलने वाली सब स्ट्रिंग्स कहा जाता है, SUB, सबस्ट्रिंग्स। सबस्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सम अदर स्ट्रिंग, इट्स पोर्शन, फाइन। आप सबस्ट्रिंग्स आप तभी निकाल पाओगे जब आपको ये इंडाइसेस पता होंगे। तो बिग 586, ठीक है, कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, 6 लेंथ की स्ट्रिंग है। इंडेक्स कहां से शुरू हुआ, 0 से। इग्नोर क्या करना है, 0 1 2 हटाओ, कहां से उठाना है 3 4 5। तो जब मैं सबस्ट्रिंग उठाऊंगा तो आई टेक केयर ऑफ दिस इंडेक्स, कि 3 4 5 पोजीशन वाला एलिमेंट अपने को लाना है, 0 1 2 को इग्नोर करना है, ठीक है। तो इंडाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू फेच दी सबस्ट्रिंग्स and on many other situations as well, that we'll see, fine। accessing single characters, ठीक है, ये हमने अभी देखा। you can access individual characters by using indices in square brackets। मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग का नाम लेते हुए, और अगर मान लो कि वो स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसके अंदर अगर मैं एक इंडेक्स की अगर वैल्यू दे दूं तो I'll get the corresponding character, I'll fetch the corresponding character from there as well, fine। Like we have taken here, yes, I've taken a string x, और अगर मुझे कहा जाता है कि x of 1 print करो, what will be its value, a या s, so x of 1 is a, since we know that index are starting from 0, ठीक है। तो x of 1 is the second position character, जो वहां लिखा हुआ है ये वो है, ठीक है।
चलो, एनीवेज, नेगेटिव इंडाइसेस स्टार्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड मूव लेफ्ट। मतलब कि ये जो इंडाइसेस है, इन इंडाइसेस को देखने का एक परसेप्शन और है। वो परसेप्शन ये है कि इंस्टेड लुकिंग फ्रॉम दैट साइड, यू आर लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड एज वेल। ठीक है, दूसरी तरफ से देखना शुरू करो उसको। नेगेटिव इंडाइसेस स्टार्ट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड मूव लेफ्ट। मूव लेफ्ट मतलब कि राइट से शुरू होते हुए लेफ्ट की तरफ जाएगा। अभी हम जब जीरो से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से शुरू होते हुए राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब तुम नेगेटिव इंडाइसेस यूज करते हो तो फिर वो राइट से शुरू होता है, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। बट हाँ, अब जीरो के लिए वहां -0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो का आगे तो कोई माइनस साइन लगता ही नहीं। तो इसलिए जब हम उस तरफ से अगर मान लीजिए कि इंडाइसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडाइसेस विल स्टार्ट फ्रॉम -1, राइट, एंड दैट विल गो ऑन अकॉर्डिंगली, -1, -2 एंड सो ऑन। तो व्हाट विल बी value of x of -2 here? S. X of -2 is S, right? So things started from -1 and then came -2 and that character पीछे से चलते हुए S, H के बाद S। ठीक है, तो indices can be read two ways, either from left to right or from right to left. Left to right, the indices are starting from 0 with an increment of 1, while the from the other side, the indices are starting from -1 with an increment or decrement. इंक्रीमेंट लगा लो सही। -1 के बाद में -2 लाने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? हाँ, डिक्रीमेंट, विद अ डिक्रीमेंट ऑफ 1, with a decrement of 1, but an increment of, I told you first that mathematics is very important here. 0, ध्यान देना, 0, 1, 2, 3, बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इंक्रीमेंट ऑफ 1, एक से बड़ा इंक्रीमेंट मतलब +1 +1 +1 +1, इंक्रीमेंट ऑफ 1। ठीक है, -1 देन केम -2। तो अब एक बात बताओ, -1 में से एक घटाते हैं तो -2 आता है या एक जोड़ते हैं तो -2 आता है? घटाते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हम गोइंग फ्रॉम दैट साइड, आई विल से दैट कि इंडाइसेस विल स्टार्ट फ्रॉम -1 एंड डिक्रीमेंट ऑफ -1 और डिक्रीमेंट ऑफ 1। अरे यार देखो तो देखो, यहां देखो, कोई बात नहीं, -1, देखो मैं वहां क्या लिख रहा हूं, -1, ठीक है, प्लस -1, इसका रिजल्ट क्या आएगा? -2। ठीक है, आई प्रेस्ड एंटर एंड आई गॉट -2। अब ये -1 के बाद चाहिए तो -2 ही था, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल आई कॉल नाउ? वो -1 प्लस -1 को कैसा पढ़ूंगा? -1 के बाद प्लस बीच में अगर है, -1 के बाद इंक्रीमेंट ऑफ, ध्यान देना मेरी बात पे, प्लस की वजह से इंक्रीमेंट ऑफ -1 विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, लेकिन डिक्रीमेंट ऑफ 1 विल टेक मी टू द नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप मान लीजिए कि इंक्रीमेंट शब्द यूज करते हैं, इंक्रीमेंट शब्द यूज करते हैं तो इंक्रीमेंट इज ऑफ -1, लेकिन अगर डिक्रीमेंट शब्द यूज करते हैं तो डिक्रीमेंट इज ऑफ 1। समझ गए? हालांकि अपने से कुछ भी नहीं पूछने वाला है, कहीं नहीं आने वाली काम ये चीज, सब इलॉजिकल है और नॉनसेंस है, कोई मतलब नहीं है। इंडाइसेस याद रखो, 0, 1, 2, 3, 4, इधर से -1, -2, -3 सो ऑन, भूल जाओ। क्या करूं यार, वो मैं ना एक्चुअली फुल टाइमर मैथमेटिशियन हूँ और पार्ट टाइमर प्रोग्राम हूँ, तो वो बार बार मेरा गलत निकल के आ ही जाता है बाहर, क्या करें। हमें नहीं चलेगा, ये तो चलता ही रहेगा, डोंट वरी। हाँ यार, ये नीचे क्या बोल रहा है दोस्त सबसे आखिरी में, माई स्ट्रिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू एक्सेस विद इंडेक्स ऑफ 7, दैट देन वी आर गेटिंग एन एरर दैट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, रीजन बीइंग क्योंकि उसमें वो, हाँ क्योंकि उसमें 7 इंडेक्स है ही नहीं।
0 से स्टार्ट होते हुए कहां तक गया था, वो 6 तक गया था। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एरर। तो कुल मिला के वो ये बता रहा है कि अगर आपने रेंज के बाहर का कोई इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करी तो यू विल फाइंड एन एरर। ठीक है, डोंट नीड टू डू दिस। हाँ बेटा, एक्सेसिंग सबस्ट्रिंग्स, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि वी हैव टू ऑन सम phases of programming need to access the substrings as well। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वन स्ट्रिंग इज देयर विच इज ऑलरेडी रिटन देयर, GATTACA। उसके बाद में पहला एग्जांपल जो लिखा है उस पर ध्यान दो, दिस वन, माय स्ट्रिंग, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 नंबर्स आर देयर विद अ सेपरेशन ऑफ कॉलन 1 कॉलन 3, और एरो बना भी दिया है। इसके एरो में ये बता रहा है कि ये यहां से लेकर यहां तक की रेंज कवर्ड। ठीक है, वो ये इंडिकेट कर रहा है, कुल मिला के इसको ऐसा पढ़ो कि जब हम इस तरह का कोई भी एक टर्म लिखते हैं तो सबस्ट्रिंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी फ्रॉम इंडेक्स 1, और जहां ये एंड होगी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आपका ये दूसरा पैरामीटर लिखा है उस दूसरे पैरामीटर में से -1 कर लेना, दूसरे पैरामीटर्स में से -1 कर लेना। तो सबस्ट्रिंग will start from index 1 and it will end on index 2, not on 3। मैंने बोला -1 कर लेना, 1 से 3 -1 which is 2। तो 1 इंडेक्स से शुरू करके 2 इंडेक्स तक जाना। तो हमारी ये जो स्ट्रिंग है उसमें अगर देखें तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा है, A, और सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा है, T, राइट। तो दैट्स व्हाई AT विल गेट डिस्प्ले इन दिस सिचुएशन। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस देयर ऑन आवर स्ट्रिंग। So our string is SATISH and I'm trying to find its substring। I've taken its name, then square brackets, square bracket के अंदर फिर मैं बोलता हूँ कि यार let's say I want to fetch my substring from position 2, और उसके बाद में मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं 5 लिखूँ। What will happen in this case? What portion of the string I'm going to get from here? What is there on position 2? Index 2 पे क्या है, T, 0 1 2, तो वहां है T, राइट। और वो जो 5 लिखा है वो ये बता रहा है कि सबस्ट्रिंग कौन सी पोजीशन तक आएगी, 4th पोजीशन तक। ठीक है, तो सेकंड से 4th पोजीशन मतलब कितने कैरेक्टर हो गए, 2 3 4। तो T से स्टार्ट करते हुए TIS, लेट्स से। ठीक है, वी आर गेटिंग दैट। तो इस तरीके से जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरह की रेंज देते हैं तो उसमें पहली वैल्यू ये बताती है कि व्हाट इज योर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्टिंग इंडेक्स, और लास्ट वैल्यू जो है वो क्या होती है, दैट पैरामीटर -1। उस पोजीशन तक हमें जाना है, उस पोजीशन तक की सबस्ट्रिंग जो है वो फैच होके बाहर आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट माय स्ट्रिंग के साथ में कॉलन 3। ठीक है, अगर पहला पैरामीटर मिसिंग है 2 में से तो उसका मतलब ये होता है कि थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, 0। पहला इंडेक्स क्या है, 0। कुछ नहीं दिया तो मतलब 0 से शुरू करना है। ठीक है, पर सेकंड वैल्यू तो दी है, सेकंड वैल्यू क्या है, 3। और सेकंड वैल्यू का तो रोल हमें पता ही है, सेकंड वैल्यू का रोल ये है कि 3 तक नहीं जाना है, 3 -1 तक जाना है। तो अल्टीमेटली सबस्ट्रिंग कौन सी पोजीशन की आएगी, 0 से लेकर 2 तक। फाइन। तो इन आवर केस इफ आई ट्राई राइटिंग दिस x विद दिस, पहला आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया, दूसरे आर्ग्यूमेंट पे 4 दे दिया, तो ये जा रहा है 0 to 3। तो 0 to 3 मतलब 4 कैरेक्टर, 0 1 2 3। तो शुरू के 4 कैरेक्टर आई एम एक्सपेक्टिंग हियर एंड दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। फाइन, गोइंग अहेड विद नेक्स्ट केस, माय स्ट्रिंग एंड देन 4 एंड कॉलर एंड देन ब्लैंक। ब्लैंक ये बता रहा है कि आखिरी तक जाना है, क्योंकि कुछ नहीं दिया। अगर कुछ नहीं दिया है तो टिल एंड इट विल कवर। ठीक है, और पहला आर्ग्यूमेंट ये बता रहा है कि यहां से शुरू करना है, 4th इंडेक्स से शुरू करना है इसके हिसाब से। तो अगर मैं देता हूं यहां पर x स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद में फिर मैंने शुरुआती इंडेक्स कुछ दे दिया, सपोज दे दिया मैंने 3, और फिर छोड़ दिया मैंने दूसरे आर्ग्यूमेंट को एज इट इज। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या रखा है यहां पर, I। तो I ऑनवर्ड्स टिल एंड, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर। फाइन। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है माय स्ट्रिंग 3 to 5। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर 1 to 3 जो था वही केस 3 to 5 का है। और फिर आखिरी में दिया है माय स्ट्रिंग कॉलन, और दोनों ही आर्गुमेंट गायब कर दिए। तो एक्सपेक्टेड है, दोनों ही गायब हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक। फिर सवाल ये आता है कि इसको करने की जरूरत क्या है, वो तो खुद ही स्ट्रिंग है, फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस।
मतलब ऐसी सब स्ट्रिंग उठा के क्यों लाना जिसमें ये सब चीजें करनी पड़े। कॉलन छोड़ दो, सॉर्टिंग में काम फिल्टरिंग में वो बड़े बड़े शब्द यूज करना, पूछने लग जाऊंगा सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है। हमेशा एक बात याद रखना, आगे चल के जब कभी मान लो इंडस्ट्री में इंटरव्यूज भी देने जाओ कि हाँ मैं डेटा साइंटिस्ट बन चुका हूँ, मुझे लगता है मैं बन चुका हूँ और अब आई एम गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का पहला नियम, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो पूछे हुए किसी भी सवाल का जब आप जवाब दो तो उन जवाबों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करो जिनके ऊपर आप फिर से जवाब देने के लिए तैयार हो। और ये कई बार इंटेंशनल भी किया जाता है कि जैसे अगर आपने कोई सवाल पूछा तो मैं इंटेंशनली उसके जवाब में 3 ऐसे शब्द जोड़ूंगा जिसमें मैं चाहता हूं कि इंटरव्यूअर मुझसे आगे चल के सवाल पूछे। ये साइकोलॉजी, हाँ दिस इज साइकोलॉजी। तो फिर मैं पूछने लग जाऊंगा सॉर्टिंग क्या, फिल्टरिंग क्या, तू क्या बोल रहा है, समझ जाना बेटा देखो। तो दिस इज हाउ वी, डेटा एनालिसिस कौन सी चीज ये लास्ट वाली नहीं पता यार, सोचना तो भी। मतलब मुझे तो ऐसा अभी कोई खास लॉजिक उसमें नजर नहीं आता। एक स्ट्रिंग पे से ऐसी स्ट्रिंग क्या, ऐसी सब स्ट्रिंग क्या फैच करना कि जिसको वापस से आप एज ए स्ट्रिंग ही वापस लेके आ रहे हो, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। फिर क्या होगा, आइडिया तो स्ट्रिंग से गेटिंग द सेम स्ट्रिंग अगेन, मतलब what must be the logic behind it? SATISH and we performed a good operation on that and I'm getting SATISH again. What will I do with that? सोचेंगे, छोड़ो इतना बड़ा मुद्दा नहीं पड़ा। So this way we can fetch the substrings out of some strings and these are the indices. Indices इस तरीके से काम करते हैं, left to right and right to left। ठीक है, आज रुके यहाँ पे, आज यहाँ पे रुकते हैं, इसको फिर अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट वीक में रहेगी। इस सप्ताह की 3 क्लासेस मेरी हो गई हैं, नेक्स्ट वीक मतलब अब हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे, मंडे सेम टाइम 6 PM। ठीक, कोई डाउट आज के सेशन